आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं और आप सबसे क्षमा प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि जो तय समय किया था उससे पहुंचने में मुझे कुछ विलंब हुआ। लेकिन अभी जो ये कल्याण धनी की पदयात्रा शुरू हुई है, उसके चलते हुए सवाई माधोपुर से टोंक के बीच में अनेक पदयात्री अपने आस्था को समर्पण करने के लिए, दर्शन करने के लिए यहाँ आ रहे थे। उसके कारण से जो ट्रैफिक स्लो डाउन हुआ, मुझे आने में विलंब हुआ। मैं आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ कि आपने न केवल इंतज़ार किया, अपितु मुझे अपनी बात रखने का सौभाग्यपूर्ण अवसर भी प्रदान किया। मित्रों, राजस्थान में अब से लगभग 5 साल पूरे 2018 में कुछ झूठे वादे, कुछ झूठे आश्वासन देकर के कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। लेकिन सत्ता में आने से पहले ही टोंक और जोधपुर के बीच में जिस तरह का संघर्ष प्रारंभ हुआ और किस्सा कुर्सिका का खेल जो सरकार बनने से पहले प्रारंभ हुआ, वो तब से लेकर के 4.5 साल तक निरंतर चलता रहा। और इस 4.5 साल के लंबे कालखंड में सरकार के मुखिया और मुखिया के सिपहसालार सबकी प्राथमिकता केवल और केवल कुर्सी बचाने या कुर्सी पर बने रहने की होने के चलते हुए राजस्थान के लगभग 8 करोड़ से अनुमान किया जाता है, 2023 के हिसाब से लगभग 7 करोड़ 95 लाख से ज़्यादा राजस्थान की आबादी है। राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को दुख और तकलीफ उठानी पड़ी। सरकार की प्राथमिकता गुड गवर्नेंस न होने के चलते हुए राजस्थान में जिस तरह के हालात बने, अपनी वादों के साथ विश्वासघात करने के चलते हुए राजस्थान में किसान को जिस तरह से खून के आंसू रोना पड़ा, किसानों के कर्ज माफी की चर्चा करने वाली सरकार ने जब कर्ज माफी नहीं की, लगभग 20,000 किसानों को राजस्थान में जमीन की नीलामी की तलवार उनके गले में लटक रही थी, उनकी नीलामी हुई है। 2,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुए। पूरे राजस्थान में देश का सर्वाधिक बाजरा उगाया जाता है। हमारे पड़ोस में हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और कुछ हिस्सा जो पंजाब का लगता है, सब जगह जितना भी बाजरा उगाया गया, सारा बाजरा सरकारों ने खरीदा, एमएसपी पर खरीदा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लागत का 1.5 गुना लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया है, चावल और गेहूं से ज़्यादा कीमत में बाजरा सरकारों ने खरीदा, आंध्र प्रदेश की सरकार ने खरीदा। लेकिन सबसे बड़े उत्पादक राज्य में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां पड़ोस के राज्यों के किसान एमएसपी पर 2,500 रुपये के आसपास दर में बाजरा अपना सरकार को दे रहे थे, वहाँ राजस्थान का किसान इस वर्तमान सरकार को कोसते हुए 1,200 रुपये में अपनी बाजरी बेचने को मजबूर हुआ था। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट राजस्थान ने जैसी चाही वैसी 50% डिपेंडेबिलिटी पर बना करके दी। 2018 में राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को उसको अप्रेजल के लिए भेजा और अप्रेजल के लिए भेजकर, क्योंकि वो 50% पर बनी थी, क्योंकि राजस्थान सरकार मध्य प्रदेश से एनओसी नहीं ले पाई, उसी समय वसुंधरा राजे जी की सरकार के समय ही भारत सरकार ने उस रिपोर्ट को रिटर्न कर दिया था राजस्थान को कि आप इसको 50% बनाना चाहते हैं तो मध्य, अन्यथा 75% डिपेंडेबिलिटी पर आप इसको बना करके भेजें। सरकार बदल गई, गहलोत साहब की सरकार बदल। गहलोत साहब ने कि शायद मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार है, वो इनकी बात सुनेंगे। इन्होंने कमलनाथ जी को एक चिट्ठी लिखी और कहा, आग्रह किया कि राजस्थान के हित में ये 50% पर इसको परियोजना की स्वीकृति। कमलनाथ जी ने फरवरी 2019, तारीख लिख लीजिएगा, लेटर की कॉपी भी दूंगा, फरवरी 2019 में चिट्ठी लिखी, सहमति नहीं देगा, ये राजस्थान खिलाफ है, आप तुरंत इस परियोजना को बंद कर दें और इसको 75% डिपेंडेबिलिटी में देश भर का नियम है उसके हिसाब से बनाएं। उसके बाद में हमने 9 मीटिंग्स मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों और मंत्रियों की बुलाई मेरे कार्यालय में, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, श्रीमान जी के राजस्थान सरकार का मंत्री और मुख्यमंत्री एक बार भी उस मीटिंग में नहीं आया, एक बार भी। ये राजनीति करने वाले लोग हैं, काम नहीं करना चाहते। एक बार भी मीटिंग में नहीं आया। तब मैंने आकर के जयपुर में मीटिंग रखी
मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके उनसे तारीख तय करा के रखी, और वो तारीख थी 18 अप्रैल 2022। उन्होंने कहा कि ये तारीख हमको सूट करती है, आप आइए हम बैठ करके इस विषय पे बात करेंगे। मैं अपने भारत सरकार की सारे अधिकारियों को लेकर के जयपुर आया। 18 तारीख को सुबह 9 बजे मीटिंग थी, 17 तारीख को रात को 9 बजे ईमेल से मेरे ऑफिस को दिल्ली को सूचित किया जाता है एक अधिकारी के द्वारा कि न मुख्यमंत्री आएंगे और न मंत्री आएंगे। वो दोनों इसलिए नहीं आते क्योंकि हकीकत सुनने और समाधान निकालने की इच्छा नहीं थी। उससे आगे बढ़कर के बात करो, इन्होंने अपने आप के हम अपने आप इस प्रोजेक्ट को बना देंगे, बिना इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस, बिना टेक्निकल क्लियरेंस, बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस, बिना वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, बिना ट्राइबल क्लियरेंस जो है इन्होंने प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है। उसके लिए टेंडर करेंगे ऐसा कार, वो टेंडर क्यों करेंगे वो भी आपको बता दूं। वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए बिना अनुमति के लिए प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। मध्य प्रदेश ने उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया जिसपे सुनवाई होनी है और उस पर स्टे होने वाला है। और उससे आगे जो है इन्होंने एक कॉरपोरेशन बनाया, वो कॉरपोरेशन के माध्यम से राजस्थान भर की सारी ऐसी संपत्तियों को, आज हम सौभाग्यशाली है टॉप के सर्किट हाउस में बैठे हैं, शायद हो सकता है आने वाले समय में टॉप का ये ऐतिहासिक सर्किट हाउस किसी कंपनी के पास में होगा और हम कहीं और बैठ करके बात कर रहे हो। इन सारी संपत्तियों को, ऐसी संपत्तियां इरिगेशन की और सरकार के ऐसे गेस्ट हाउसेस को बेच करके हम 15,000 इकट्ठे करेंगे, ये योजना बनाई। और वो किसके लिए? जो प्रोजेक्ट कभी बन नहीं सकता, जो इलीगल प्रोजेक्ट है। ये नगर पालिका आपकी अगर किसी को पैसे नहीं दे तो एक भी अतिक जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन शायद नहीं होने देती होगी। अधिकारियों को पैसे दे तो शायद बन जाता होगा, या कांग्रेसी पार्षद पैसे देकर के बनवाते होंगे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन सरकार इलीगल प्रोजेक्ट बना रही, और इससे आगे बढ़कर उस प्रोजेक्ट की भी डिजाइन मेरे ही मंत्रालय ने बनाई। उससे राजस्थान को 521 एमसीएम पानी मिलेगा, केवल 521 एमसीएम, लिख करके रखिएगा, और 15,000 करोड़ लागत आएगी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, राजस्थान को 40,000 करोड़ की ईआरसीपी में 60% पैसा, 75% डिपेंडेबिलिटी पर भारत सरकार देती है। हम सब सांसदों ने उसके लिए पैरवी की, गहलोत साहब को चिट्ठी लिखी कि आप स्वीकृति दे दो, राजस्थान को 1750 एमसीएम पानी मिलेगा, उसको कर, और उसमें 60% भारत सरकार देगी तो राजस्थान सरकार को 15,000 करोड़ ही खर्च करना पड़ेगा। उस 15,000 करोड़ में 1750 एमसीएम पानी मिलेगा, जिससे 13 जिलों के पीने के पानी की अगले 40 साल की गारंटी होगी, 2 लाख एकड़ सिंचाई होगी। लेकिन सरकार को वो नहीं करना था। इनको 521 एमसीएम पानी देकर के जयपुर और अजमेर शहर और टॉप को केवल 50 एमसीएम पानी देकर के राजी करना था। ये किसान का गला काटने का काम कौन कर रहा है? और 15,000 करोड़ में आपको 1750 एमसीएम 3 गुना पानी मिल रहा है, 3.5 गुना। आप वो नहीं लेकर के और 520 एमसीएम पानी ला करके पाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और हम वही नहीं रुके। इन सांसदों के अनुरोध पर मैंने पूरे हिंदुस्तान के एक्सपर्ट्स को बिठा करके जो नदी जोड़ने की बात आपने की उसको आगे बढ़ाया, सारे देश के एक्सपर्ट्स को बिठाया, आईआईटीज को एक्सपर्ट्स को बिठा करके पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना जिसको सरकार ने ड्रॉप किया था, ईआरसीपी जो आगे नहीं बढ़ पाई, इन दोनों को जोड़ा और जोड़ करके इस तरह की व्यवस्था राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों के बीच में समन्वय करके कर दी कि राजस्थान को 2,500 एमसीएम पानी मिले और मध्य प्रदेश को 1,000 एमसीएम पानी मिले, और उसकी लागत 60,000 करोड़ आएगी। और क्योंकि ये नदी जोड़ने की परियोजना है तो 90% पैसा भारत सरकार देगी। उसमें केवल 40,000 करोड़ में से 90% जाने के बाद 4,000 करोड़ बचेगा। उसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा जो है वो 1,600 करोड़ होगा। 2,400 करोड़ राजस्थान को खर्च करना है। 2,400 में से 1,700 करोड़ राजस्थान ऑलरेडी खर्च कर चुका है। 700 करोड़ रुपए दे करके 2,500 एमसीएम पानी राजस्थान को मिलेगा। 13 जिलों को पीने के पानी की 40 साल की गारंटी मिलेगी। राजस्थान में लगभग 15 लाख बीघा जमीन सिंचाई की पूर्वी राजस्थान में हो जाएगी, जिनको नहर से पानी मिलेगा। और इन सब को करने में राजस्थान सरकार को केवल 700 करोड़ रुपया खर्च करना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं मित्रों, आप सब पत्रकार मित्रों से, जितने यहां बैठे किसी भी मानसिकता के, कि पाप कौन कर रहा है? 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने का बहाना बना करके संपत्ति बेच करके और 500 एमसीएम पानी ला करके किसान का गला काटने वाले पापी हैं, या 700 एमसीएम पानी 700 करोड़ रुपए दे करके 15 लाख बीघा सिंचाई हो, 13 जिलों को पीने के पानी की अगले 40 साल की गारंटी हो और 700 करोड़ रुपया मात्र खर्च हो, ये पाप कौन कर रहा है? और मैं आज आपको यहां खड़े होकर के जिम्मेदारी से यहां बैठ करके कह रहा हूं, दीवार पे लिखा हुआ पढ़ सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ में बनेगी। और जब सरकार बनेगी
जब सरकार बनेगी पहली कैबिनेट में इसकी मंजूरी देंगे। मध्य प्रदेश ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। राजस्थान के, इस पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के किसानों के सूखे खेत में पानी आएगा और उनके प्यासे कंठ अगले 40 साल तक प्यासे नहीं रहेंगे। इस बात के लिए भारत सरकार इन 25 के 25 सांसदों को लेकर के काम कर रही है और ये मान करके चलिए कि जिस तरह से हमने काम किया है, अगली बार भी हम 25 के 25 चुन करके। पता नहीं है कि जो ईआरसीपी के नाम पर धोखा राजस्थान की सरकार कर रही है, उस धोखे में सवाई माधोपुर जिले को, गंगापुर जिले को और उसके अलावा टोंक को पीने का 50 MCM पानी छोड़ करके जयपुर और अजमेर शहर के पीने के पानी के अलावा एक बूंद भी पानी सवाई माधोपुर को नहीं मिलेगा। वो मेरे को काला झंडा दिखाने के लिए आया, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन उनको पूछना चाहता हूँ कि आप जाकर के अधिकारियों से बैठ के नक्शा देखना और अपने मुख्यमंत्री को बाद में काला झंडा दिखा करके पूछना कि टोंक को एक बूंद भी पानी क्यों नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि सवाई माधोपुर को एक बूंद भी पानी क्यों नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाजपा जो है वो एकजुट नहीं है, इसलिए 4 दिशाओं में 4 यात्राएं निकल रही है। मुझे लगता है कि अब बेचारे डोटासरा जी पर मैं टिप्पणी करूँ वो ठीक है। राजेंद्र गुड़ा जी ने बीते दिनों कहा था कि कांग्रेस का अलाइनमेंट ठीक नहीं है। सीएम साहब देखिए, राजेंद्र गुड़ा जी ने महिलाओं के सम्मान की बात उठाई, बर्खास्त करते हुए लाल डायरी का एक पन्ना दिखाया। सरकार जो है वो उसकी रूह कांप गई और मौन हो गई थी। 3-4 दिन तक आवाज नहीं आई। अब पता नहीं अंदर खाते कहीं जाकर के कोई पैसा हुआ है, हुआ होगा, तभी मुझे लगता है नहीं तो कोशिश की जा रही होगी। ओपीएस को लेकर बीजेपी का आने वाले चुनाव में क्या स्टैंड है? देखिए, भारत सरकार ने उसको लेकर के एक कमेटी बनाई, वो अध्ययन कर रही, देश भर की परिस्थितियों का अध्ययन कर रही, उसके कारण से किस तरह का फिस्कल लोड बढ़ेगा, फिस्कल डिसिप्लिन डिस्टर्ब होगा, उसका अध्ययन कर रही। मुझे लगता है कि एक बार जब तक उसका निर्णय नहीं आता उस पर किसी तरह की टिप्पणी करना समीचीन नहीं होगा। लेकिन जिन राज्यों में उसकी घोषणा की गई थी, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो और चाहे राजस्थान, एक बार उन तीनों राज्यों में अब तक क्या हुआ है जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, इसके बारे में अनुसंधान आप लोगों को भी अवश्य करना चाहिए। आप सब पत्रकार मित्र हैं, जितनी जिम्मेदारी समाज के विषयों के संरक्षण की, प्रदेश की जनता के लिए, टोंक की जनता के लिए जितनी आवाज उठाने की जिम्मेदारी, सत्य को सामने लाने की जिम्मेदारी जितनी विपक्ष में बैठे हुए हम सब मित्रों की, मुझे लगता है उतनी जिम्मेदारी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते आपकी भी। मैं आपको आपकी जिम्मेदारी बताता हूँ। राजस्थान जल रहा है, राजस्थान की महिलाएं जो हैं त्रस्त है और हर पुलिस थाने के बाहर एक वाक्य लिखा होता है, अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास। ये पुलिस का ध्येय वाक्य है। ये उल्टा हो गया है, अपराधी बेखौफ हो गए और आमजन जो है वो बेचारे डर के मारे जी रहे हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है कि ये सत्य जो है ठीक से वहाँ लोगों के बीच में उद्घाटित है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 4 कोनों से 4 यात्राएं निकालने का ऐसा संकल्प किया है। अभी उसका रूट और एक आध दिन में फाइनल होकर के सारा प्रोग्राम जो है अधिकृत रूप से भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और उनके नाम द्वारा नामित कोई व्यक्ति आप सब लोगों के साथ में साझा करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि राजस्थान की 200 विधानसभा हम जाकर के जन भावना को एक बार संकलित करें। इस कांग्रेस की वर्तमान की नकारा, निकम्मा, अराजक, भ्रष्ट और जो है तुष्टीकरण करके बांटने वाली सरकार को बेनकाब करने के अपने इस यज्ञ को और अधिक आहुति डाल करके, अपने परिश्रम की आहुति डाल करके इसकी ज्वाला को इतनी प्रज्वलित करेंगे कि ये जो विदर्भी ताकतें, ये जो अराजक ताकतें, ये जो बांटने की मानसिकता वाली ताकतें, इन सब ताकतों को हम उस यज्ञ में स्वाहा करने के लिए यात्रा निकालेंगे। पायलट साहब ने कहा है दिल्ली से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं भाजपा के, ये राहुल जगा रहे हैं लेकिन जग नहीं रहे और इनका बोरिया बिस्तरा जल्द बनेगा इस चुनाव में। चलिए, मुझे लगता है कि उनको कुछ लोगों को ऐसी बीमारी हो जाती है, भाई साहब यहाँ बैठे थे उनके सहित सबको, कि जो लोग जागे हुए भी सोते रहते हैं और जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं। उस बीमारी को हेलुसिनेशन कहते हैं। बार उसकी डेफिनेशन पढ़ करके आगे बता दीजिए। सर, यहाँ करोड़ों का प्रोजेक्ट चल रहा है RUDPI का। शहर में 60 से 70% काम लगभग पूरा हो चुका है, मगर लोगों की अब भी शिकायतें हैं कि RUDPI ने जो काम किया है, जो वर्क किया है, वो लोकल लगाया है, सब में बदबू आ रही है, कॉलोनी वासी परेशान। देखिए, अगर मैं बदबू की बात करूँ तो टोंक के हाथ थोड़ा पीछे करें। टोंक में जिस तरह से अवैध बूचड़खाने चल रहे, उनके लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं। गौकशी की जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और टोंक जिस तरह से एक लाल पानी पर तैर रहा है,
ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और जिन लोगों को इसकी चिंता करनी चाहिए वो कुर्सी पाने की होड़ में पता नहीं कहाँ 4.5 साल थे और अब जब 6 महीने बचे हैं तब अपनी सारे विषय छोड़ करके मैं तो आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो आपने पदयात्रा की थी अजमेर से जयपुर तक, जिन संकल्पों को लेकर के की थी कि आरपीएससी कंप्लीट जो है उसको ओवरहॉल किया जाए, किसानों के जो है कि कर्ज माफी की दिशा में आगे बढ़ा जाए, युवाओं के पेपर लीक के मामले पर जांच हो, भ्रष्टाचार के सारे कामों पर जांच हो, वो प्रश्न अनुत्तरित छोड़ करके उन्होंने मौन क्यों धारण किया, पहले उसका जवाब देना। कल गंगापुर सिटी में जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह का हुआ, काले क्या झंडे केवल दिखाने एक घटना थी? कल गंगापुर सिटी में भी हुआ, कल दौसा में भी हुआ, कल गंगानगर में भी हुआ। आज राजस्थान के व्यापारी व्यवसायी जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, नित्य प्रतिदिन हर कमा के खाने वाले आदमी के पास, जिसके पास 2 पैसा है, उसके पास में थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं, न पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं और उसके बाद में कनाडा तक से आते हैं। पुलिस उनको सुरक्षा दे नहीं पाती, सरेआम गोलियां चला करके आतंक फैलाया जाता है, डराया धमकाया जाता है, लेकिन पुलिस सुरक्षा देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट लिख दे तो एमएलए के दबाव में उनके ऊपर कार्रवाई करने में मस्त रहती है, व्यस्त है। रामखेड़ से मिला सब लोग 5, 10, 7, 10 मिनट का टाइम दे सकते हैं तो मैं सुन लीजिए, मैं आपकी ही बात बता रहा हूँ। 10 मिनट का टाइम अगर आप लोगों के पास में है तो 25 सांसदों ने क्या किया और राजस्थान की सरकार ने क्या पाप किया, अरे भैया मैं आपको कह रहा हूँ क्या पाप किया, मैं आपको खुलासे के साथ में बताना चाहता हूँ। 1980 राकेश शर्मा, एक मिनट, सुनीता चावला नहीं, वो ये संसाधन नहीं थे, ये टीवी नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था, आप इस तरह से केस करते रहेंगे। जन मुद्दों की बात, चलो आप इसे दे दें, आपकी नूरा पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो नदी जोड़ने का संकल्प लेकर के उन्होंने काम करना प्रारंभ किया था और उस समय जो 31 लिंक आइडेंटिफाई किए थे उसमें से एक था जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में 1360 एमसीएम पानी का बंटवारा हो सकेगा, इस लक्ष्य को लेकर के उसकी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी थी। क्योंकि राजस्थान को केवल 286 एमसीएम ही पानी उससे मिलता था जो राजस्थान के हिस्से से कम था, इसलिए वो प्रोजेक्ट को ड्रॉप करके बंद कर दिया गया और उस पर आगे कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में समझौता भी नहीं हो पाया। 2004 में अटल जी की सरकार गई, उसके बाद में देश में जिस मानसिकता की सरकार थी उसका डेवलपमेंट एजेंडा नहीं था, उसकी प्राथमिकता नहीं थी, भ्रष्टाचार उसकी प्राथमिकता थी और कुर्सी बचाना और एक परिवार को प्रसन्न करना मात्र उसकी प्राथमिकता थी। इसलिए 2004 से 14 के बीच में वो नदियों से जोड़ने का विषय जो है उसको ठंडे बस्ते में डाल करके रेफ्रिजरेट कर दिया गया। मोदी जी की सरकार बनने के बाद में हमने उस पर काम करना शुरू किया। 31 लिंक में से एक राजस्थान का पीकेसी मध्य प्रदेश राजस्थान का लिंक ड्रॉप होने के बाद 30 लिंक बचे थे, उसमें से 17 की जो है डीपीआर बना करके स्टेट्स के साथ में शेयर कर दी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने दोनों ने आपस में समझौता कर लिया और 46,000 करोड़ रुपए की परियोजना केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की साकार होने की दिशा में आगे बढ़ गई। शेष लिंक्स पर भी सरकारों के राज्यों के बीच में समझौता कराने की कवायद चल रही। उस क्रम में जो पीकेसी लिंक बना था, क्योंकि उस समय बंद कर दिया गया, 2017 में आदरणीय वसुंधरा जी ने ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए काम किया और उन्होंने उसकी डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी मेरे ही मंत्रालय के अधीन काम करने वाले वेबकॉस को दी और उस वेबकॉस को जिम्मेदारी देने के बाद वेबकॉस ने जो भारत सरकार के तय नियम है, जो हमने नहीं बनाए, 1960 में योजना आयोग ने बनाए थे और 3 बार योजना आयोग 2014 तक उनकी समीक्षा करके तय कर चुका है कि यही नियम से भारत में प्रोजेक्ट बनेंगे, उसके अनुसार प्रोजेक्ट बना करके डीपीआर बना दी। राजस्थान सरकार ने कहा कि हम मध्य प्रदेश से समझौता कर देंगे, हमको इससे बड़ा बांध बनाने की आप अनुमति दे दें, उसकी भी डीपीआर बना के दे दी। नक्शा नवीश को ये कहेंगे कि ये भाई साहब चाहते हैं उतना बड़ा नक्शा इनके प्लॉट का बना दो, वो बना देगा। अरे भैया मेरी बात सुन लो ना आप, या तो पूरी बात सुन लो। मैं मनोहर कहानी सुनाऊंगा तभी आपके जैसे लोगों के जो दिमाग में आपका प्रश्न आ गया, मंत्री जी को सर सवाल चेंज करते हैं, आपके नहीं मैं पूरी बात कह के रहूंगा। आपको अगर सुनना है तो सुनने का धैर्य से सुनिए, नहीं सुनिए तो आप मनोहर कहानियां बाहर जाके पढ़िए। मैं आपके एक मिनट मैं आपके अनुरूप अपनी प्रेस वार्ता करने के लिए बाध्य नहीं हूं मित्र। आप जाना चाहते हैं बाहर सह सम्मान जा सकते हैं,
यार ईमान आपने तो मोहन भाई, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, मैं मेरी बात करने के लिए स्वतंत्र हूँ, आप रोक नहीं सकते। न आप, एक मिनट, न आप रोक पाएंगे, न अशोक गहलोत रोक पाएंगे, न सचिन पायलट साहब रोक पाएंगे, और न आपकी पार्टी, आपकी मानसिकता के कोई लोग रोक पाएंगे। और देश में हमारी आवाज को दबाने की ताकत अब किसी में नहीं बची। भारत माता की। मुख्यमंत्री जी इन सब विषयों पर पर्दा डालना चाहते हैं। भ्रष्टाचार में राजस्थान देश में 1 नंबर पर है। टोंक में जिस तरह का भ्रष्टाचार है, यहाँ की पंचायत समिति का भ्रष्टाचार है, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे। यहाँ की नगर पालिका में जिस तरह का भ्रष्टाचार है, आप लोग सब उसको जानते हो। राजस्थान भर में भ्रष्टाचार के कीर्तिमान बने और भ्रष्टाचारियों को बचाने में राजस्थान की सरकार ने रिकॉर्ड बनाए। और उससे आगे बढ़कर के मैं बात करूं, इस टोंक की धरती पर खड़े होकर के मैं अधिकार पूर्वक बात करना चाहता हूं कि इस राजस्थान की सरकार ने अपने वोट बैंक को साधने के लिए तुष्टीकरण की जो नीति न अपनाई, बहुसंख्यक हिंदू समाज जो इस प्रदेश का है उसको साइकोलॉजिकली कमजोर करने, मानसिक रूप से तोड़ने और नीचा दिखाने के लिए जिस तरह के षड्यंत्र किए गए, कभी कांवड़ यात्रा को रोकने का काम करते हैं, कभी रामनवमी के जुलूस को रोकने का काम करते हैं, कभी हिंदू त्योहारों को मनाने पर 144 धारा लगा करके प्रतिबंध लगाते हैं, और पीएफआई के लोगों को पुलिस की संरक्षण में, जिस पीएफआई को नेशनली और इंटरनेशनली बैन किया, उसको पुलिस की संरक्षण में आप जुलूस निकालने की अनुमति देकर के, फैसिलिटी प्रदान करके उसका स्वागत करते हो। और इतना ही नहीं, ये जो तुष्टीकरण की नीति से काम करते हैं, राम मंदिर गिराया गया, सरकार के आदेश से गिराया गया राम दरबार को, अलवर में शिव मंदिर को तोड़ा गया और ड्रिल मशीन लगा करके 400 साल पुराने शिवलिंग तोड़े गए। ये आस्था पर चोट करने का काम साइकोलॉजिकली हिंदू समाज को तोड़ने के लिए और तुष्टीकरण के चलते हुए होता है। करौली का दंगा होता है, रामनवमी का जुलूस है, परमिशन लेकर के जुलूस निकल रहा है और उस जुलूस पर सुनियोजित रूप से पथराव होता है। 3 ट्रक पत्थर घरों की छत पे पहुंच गए। पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन किसके दबाव में चुपता? क्यों नहीं उन्होंने उसकी रैकी की? और जो हर साल होता है, उस हर साल की रैकी को भी उस साल क्यों सस्पेंड किया गया? किसके दबाव में सस्पेंड किया गया? ये निश्चित रूप से प्रश्न उठते हैं। आप सब ने देखा होगा, देश भर के मोबाइल में ये वो दृश्य थे, विभत्स दृश्य के, छत से पत्थर फेंके जा रहे थे, आप पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, घर जलाए जा रहे थे, दुकानें लूटी जा रही थी, मोटरसाइकिलें तोड़ी जा रही थी, गाड़ियां जलाई जा रही थी। और फिर क्या हुआ? जांच में तुष्टीकरण हुआ, कार्रवाई में तुष्टीकरण हुआ, गिरफ्तारी में तुष्टीकरण हुआ, और गिरफ्तारी के बाद में चालान पेश करने में तुष्टीकरण हुआ, जमानत कराने में भी तुष्टीकरण, मुआवजे में भी तुष्टीकरण। और उस तुष्टीकरण का प्रतिसाद ये हुआ कि भीलवाड़ा में दंगा हुआ, भीलवाड़ा के बाद जोधपुर में दंगा हुआ, और उन सब जगहों पर इस तरह की कार्रवाई हुई। तो ऐसी विभाजनकारी सांप्रदायिक ताकतों के हौसले बढ़े, और उस हौसले बढ़ने के चलते हुए कन्हैया लाल टेलर का गला काट करके और राजस्थान में एक विभत्सतम, हीनियस मोस्ट क्राइम जो है वो रचा गया। और राजस्थान की सरकार अपने आप को कि हमने कार्रवाई या कुछ घटना हो जाने के बाद में हमने गिरफ्तार कर लिया, ये कह करके अपने आप को सर्टिफिकेट दे रही। क्या जवाब देगी उस राजस्थान की सरकार उस कन्हैयालाल टेलर के परिजनों को कि जिसको जो 5 बार पुलिस थाने में जाकर के सुरक्षा की गुहार लगा रहा था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, ये अंदेशा व्यक्त कर रहा था, और उसको हर बार फटकार करके उसी को दोषी बना करके भगा दिया और आखिरकार उसका गला काट दिया गया। आज राजस्थान में जिस तरह की दुर्दशा है, उसकी जिम्मेदारी वर्तमान की सरकार है, एंड इट्स फेल्ड ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल डोमेन। हर मोर्चे पर राजस्थान की सरकार विफल हुई। केंद्र सरकार की योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान जो कभी पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर होता था, आज नीचे से तीसरे पायदान पर। जल जीवन मिशन की अगर मैं बात करूं, राजस्थान को सबसे ज्यादा संसाधन देने के बावजूद, टोंक जिले को हजारों करोड़ रुपए देने के बावजूद भी हालात क्या है? अभी 50% की नहीं पहुंच पाए। देश 16% से 66% पहुंच गया, ये 13% से अभी 43% में भी संघर्ष कर। ऐसा क्यों है? क्योंकि भ्रष्टाचार के चलते, और जिस तरह का भ्रष्टाचार जल जीवन मिशन में हुआ, किरोड़ी लाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबसे विस्तार से कहा है, मैं उस पर दोहराना नहीं चाहता। लेकिन इस राजस्थान को दुर्दशा के हालात में लाने की जिम्मेदारी ये सरकार है। और आने वाले चुनाव में प्रदेश की जनता, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझे प्रदेश भर में घूमने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिलता है। प्रदेश की जनता तैयार बैठी है और अब की बार इस सरकार से गिन गिन करके बदला लेगी। मित्रों, मैं एक विषय कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, और मेरा विषय है कि अभी 2 दिन पहले पूरा देश गौरव के क्षण में जी रहा था। पूरा देश अभिमान से भरा हुआ था जब देश का यान चंद्रयान पर पहुंचा। धरती से लेकर चंद्रमा तक भारत की ख्याति पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन ला करके, योजनाएं बना करके 13 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का काम किया। देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया। और मैंने तो कल कहा
परसों जब चंद्रयान की लैंडिंग चांद पर हो रही थी और उसको लाइव देश भर के करोड़ों लोग और दुनिया भर के करोड़ों लोग देख रहे थे। भारत इतिहास बना रहा था, पहली बार दुनिया में साउथ पोल ऑफ मून पर लैंडिंग हो रही थी, सबसे कम खर्चे में हो रही थी। चौथा देश ऐसा भारत बन गया जिसने सक्सेसफुली लैंड किया है। और भारत जब वहाँ लैंड कर रहा था तब मैंने कहा, ये पत्रकार मित्रों से, मैं उस समय में धौलपुर में था, मैंने पत्रकार मित्रों से कहा, मैं कहा ये तो अच्छा है कि ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, वरना इस पर भी शायद सर्जिकल स्ट्राइक की तरह और एयर स्ट्राइक पर प्रश्न मेरे साथी खड़ा कर देते। इतना कहकर के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। ERCP को लेकर के जिस तरह की राजनीति हो रही है, अगर उस विषय में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मैं उस बारे में भी विस्तार से चर्चा कर पाऊँ। नमस्कार, मैं समाचार जगत से आपसे बात बाजरा उत्पादक किसानों के साथ किया। ठीक इसी तरह से जिस तरह फसल बीमा योजना में जिस तरह से जो है लापरवाही यहाँ राजस्थान में हो रही है, आदरणीय प्रभुलाल जी कृषि मंत्री थे, इनके समय में जिस पारदर्शिता के साथ में भारत सरकार की माननीय मोदी जी द्वारा बनाई गई फसल बीमा योजना को लागू किया गया, समय के रहते हुए जिस तरह से इंश्योरेंस कंपनीज के साथ समझौता किया गया और उस इंश्योरेंस को की पालना में को जिस तरह से सुनिश्चित कराया गया, किसानों को करोड़ों रुपए का मुआवजा दिलवाना सुनिश्चित किया गया। आज राजस्थान में इस तरह के हालात हैं, किसी एक जिले में किसान का प्रीमियम कट जाता है, केंद्र सरकार अपना हिस्सा राशि जमा कराती है और राज्य सरकार नहीं जमा कराने के कारण से किसान को रोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कहीं क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट नहीं होने के कारण से कई तहसीलों के हजारों करोड़ रुपए किसानों के डूब जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था किसानों की हो, केवल ऐसा नहीं है। युवाओं के साथ वादा खिलाफी करके सरकार जो सत्ता में आई, सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के बजाय, बेरोजगारी भत्ता देने के बजाय उनके भविष्य को अंधकारमय करने का पाप किया। सरकार ने पेपर लीक को जिस तरह से, माफिया को जिस तरह से खुली छूट दी, पहला पेपर लीक, दूसरा पेपर लीक, तीसरा पेपर लीक, चौथा, 15वां, 16वां, 17वां पेपर लीक, 16 पेपर लीक तक माननीय मुख्यमंत्री सुओ मोटो स्टेटमेंट कर रहे थे कि न कोई अधिकारी इसमें सम्मिलित है, न कोई नेता ही सम्मिलित। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ पत्रकार मित्रों का, आप मीडिया के साथियों का, कि भारतीय जनता पार्टी ने जब 16वें पेपर लीक पर राजस्थान भर में आंदोलन किया और आप लोगों ने जिस निष्पक्ष तरीके से युवाओं की आवाज़ को उठाया, सरकार दबाव में आई और एक कदम आगे चल बढ़ते RPSC के वर्तमान मेंबर, राजस्थान में इतिहास बना देश का कि जो है स्टैंडिंग मेंबर, पदस्थ मेंबर जो है, पहली बार इस तरह के आरोप में जेल गया और उसका कच्चा चिट्ठा भी खुला कि वो किस तरह से पैसे लेकर के मेंबर बनाया गया। और एक कदम जांच आगे बढ़ते सरकार के मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति RPSC के मेंबर्स को पैसा देने की दलाली करते हुए पकड़े गए। पेपर लीक में भी सरकार के संरक्षण के जो है वो सबूत उजागर हुए, इसलिए उसको दबाने की कोशिश की गई। राजस्थान के युवाओं ने मांग की थी कि CBI को जांच दे करके और इसका पारदर्शिता के साथ में खुलासा होना चाहिए, लेकिन उसको दबाने की तमाम चेष्टाएं राजस्थान सरकार ने की। युवाओं का भविष्य अंधकारमय करने के साथ साथ में जिस राजस्थान की पहचान पद्मिनी के जौहर से, जहां अपनी शील की रक्षा के लिए 16,000 बहनों ने, माताओं ने एक साथ अग्नि स्नान किया। आप ही के पड़ोस में, आप ही के लोकसभा संसदीय क्षेत्र में सवाई माधोपुर में राणा हटी अमीर की पत्नी ने दुनिया का सबसे बड़ा जो है समाधि लेकर के 30,000 से लगभग महिलाओं के साथ में अपनी शील की रक्षा के लिए अपने आप को पानी और अग्नि में समर्पित कर दिया। वो राजस्थान जिसकी पहचान पन्नाधाय से थी, जिसने अपनी स्वामी भक्ति के लिए अपने पुत्र को कटाना मजबूर किया। वो राजस्थान जिसकी पहचान मीराबाई से थी, जिसकी भक्ति ने कृष्ण भगवान को साक्षात रूप से धरती पर आने के लिए मजबूर किया। उस राजस्थान की महिलाओं को इस तरह का असम्मान देखना पड़ा। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपके यहाँ के माननीय विधायक जी को कि वो अपना संकल्प पत्र भी पढ़ें और वो अपने पुराने सारे भाषणों को एक बार फिर याद करें जो उन्होंने 2013 से 18 के बीच में PCC चीफ रहते हुए दिए थे कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, उनको सम्मान देंगे। आज राजस्थान में 2 लाख महिलाओं के साथ में बलात्कार और अपमानजनक व्यवहार हुआ है। 17 रेप पर डे की दर से राजस्थान में रेप हो रहा है। क्या कसूर है उन बच्चियों का, उन अबोध बालिकाओं का? भीलवाड़ा की उस बच्ची का जो 14 साल की बच्ची को उठा करके उसके साथ में दरिंदगी होती है, 3-3, 4-4 लोग उसके साथ दरिंदगी करते हैं, गला दबा करके मारने की कोशिश करते हैं, काट करके जिंदा टुकड़े कर देते हैं और फिर जला करके कोयले की भट्टी में जला करके राख करने की कोशिश करते हैं। और सरकार, वो जो अधिकारी, जो पुलिस अफसर, उस स्टेशन होल्डिंग अफसर, उस थाने का इंचार्ज जा करके
और उसको जब बच्ची के पिता और परिजन जाकर के गुहार लगाते हैं तो उसको फटकार करके बाहर निकाल देते हैं। और उसके बाद में घर परिवार वाले ढूंढ करके जब अपराधी का पता लगाते हैं, बच्ची की लाश को ढूंढते हैं, उसके जले हुए अवशेष ढूंढ करके लाते हैं, तो भी कार्रवाई नहीं करते। और उसके बाद में पता नहीं किस अदृश्य दबाव में उस थानेदार को वापस कुर्सी पर बिठा करके सरकार उसको केंद्रीय गृह मंत्री के अवार्ड के लिए उसका नाम नामित करती है। जले पे तेजाब छिड़कने का काम ये राजस्थान की सरकार ऐसा कर क्या कसूर था भीलवाड़ा की उस बच्ची का? क्या कसूर था उस दौसा की बच्ची का जिसके साथ में, जिसको मार करके रेप करने के बाद में मारने के लिए गला दबाया जाता है, गोली मारी जाती है, तेजाब डाला जाता है और उसको कुएं में फेंक दिया जाता है। आज राजस्थान की उन 2 लाख महिलाओं के, दलित बच्चियों जिनके साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, वो जीवन भर जितने आंसू जो है रोने के लिए मजबूर हैं, उनके परिजनों के साथ में दिल में जो दर्द हो, उस दर्द का, हर एक दर्द का हिसाब इस राजस्थान की सरकार को देना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। भारतीय जनता पार्टी टोंक जिले द्वारा आयोजित आज इस पत्रकार वार्ता में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय जिलाध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय प्रभुलाल जी, संसद के मेरे साथी ऊर्जावान सांसद आदरणीय जौनपुरिया साहब, विधायक कन्हैयालाल चौधरी जी, पूर्व विधायक आदरणीय अजीत सिंह मेहता जी, आदरणीय शैलेंद्र भार्गव जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हां, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।